हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? जैसा कि हम लोग जो आपका नई किताब जो विज्ञान का जो दिया गया था ना, कि निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल आपका दिया है, कि जो विज्ञान का आपका 9th क्लास 9th के लिए दोस्तों आपका ये अध्याय नंबर जो 5 दिया था, जीवन की मौलिक इकाई इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आपका पूछा, ये देखिए क्या है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु आपका दिया जिसे आपको खुद पढ़ लेना है, खुद से ही, ठीक है? इस पॉइंट को आप लोग तो खुद से अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये क्या है, जंतुओं और पादप कोशिका का चित्र यहाँ पर दिया गया है। इसे आप लोग देखिएगा और ये सभी एक-एक पॉइंट जो है कोशिका के बारे में आपको बताया गया है। और प्रिय दोस्तों, यहाँ से हमारा मेन प्रश्न जो है वो शुरू होता है कि सबसे पहले जो पूछा गया था प्रश्न हमारा, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो आपको भी पता है कि रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोशिका का आत्महत्या आत्महत्या का थैला। तो आत्महत्या का थैला हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही, लाइसोसोम में आपको टिक लगाना है। जब आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी आसान होता है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो। अगर नहीं बनता तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो उपकरण है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। और दोस्तों क्या होता है कि सूक्ष्म जीव यानी कोशिका को हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। प्रश्न 4 में कहा है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका जो झिल्ली होती है दोस्तों, वो है लिपिड व प्रोटीन से। लिपिड व प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी कोशिका को अति अति परासरणीय विलयन में रखा जाता है तो इसमें परिवर्तन होता है। तो कहा कि इसमें क्या परिवर्तन होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा सिकुड़ जाती। क्या होती है? सिकुड़ जाती है, ठीक है? छठा क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में पाए जाने वाली जो कोशिकाएँ होती है, वो हमारी यूकेरियोटिक कोशिका होता है। कैसा होता है? यूकेरियोटिक कोशिका। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो दोस्तों, ये छोटे-छोटे जीवों में पाया जाता है, ठीक है? और ये यूकेरियोटिक कोशिका काफ़ी विकसित होती है ये। पादपों की कोशिका भित्ति, पादप की जो कोशिका भित्ति है, वो हमारा सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। प्रश्न 7 में कहा है, एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यहाँ पर होगा कोशिका वृद्धि। क्या कहलाता है? कोशिका वृद्धि कहलाता है, ठीक है? आइए प्रिय मित्रों, आगे देखते हैं प्रश्न 8 में रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। तो रिक्तिकाएँ जो होता है ना दोस्तों, वो हमारा पादप कोशिका में पाया जाता है और इसकी लगभग शायद 90% यही होता है रिक्तिकाएँ। और जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका ही कहते हैं। कोशिका का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आइए इसके आगे जब देखेंगे तो क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है यहाँ पर कि जीवन की इकाई, मूल इकाई क्या है? तो आइए एक-एक करके आंसर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर कि जीवन की मूल इकाई यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कोशिका हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे कब? तो 1965 में। आपको भी पता है जो कि एक क्या था, पेड़ का जो बाहरी भाग था यह, और ये मित्र को यानी कि मरा हुआ कोशिका को वो खोज किए थे। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है वो हमारा सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपको भी पता है कि केंद्रक, केंद्रक के द्वारा। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? इन्हें हम लोग दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका। गुणसूत्र मुख्यतः बने होते हैं। ये जो बने होते हैं वो हमारा डीएनए और प्रोटीन के, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए, नंबर 8 नंबर जो प्रश्न दिया है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है?
आपको भी पता है कि स्क्लेरेंकाइमा का कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली ये लाइसोसोम को कहते हैं। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? तो फिर दोस्तों उत्तर लिखना है पेशीय ऊतक हो जाएगा। आइए स्टूडेंट इसके आगे जो कहा गया था कि जोड़ा बनाना है आपको कि कॉलम ए और कॉलम बी से और सही मिलान करके यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखने के लिए भी कहा गया। तो आइए मैं इसे मिलान करके बता देता हूँ। तो आप लोग यहाँ जो देख रहे हो ये क्या है, जाइलम का जो मिलान होगा वो यहाँ पर देखिए जल का संवहन करता है और फ्लोएम क्या करता है, तो यहाँ देखिए भोज पदार्थों का संवहन, यानी ये देखिए 2 नंबर का मिलान हो गया इसमें और ये 1 नंबर का इसमें है। उसका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का ये 3 नंबर है। ऊर्जा की रही जो मिलान की है वो 3 नंबर का हो जाएगा। राइबोसोम क्या एक प्रोटीन है। लाइसोसोम ये क्या है, आत्महत्या की थैली, यानी ये 5 नंबर का हो गया। और गोल्जी बॉडी जो है ये देखिए 6 नंबर का मिलान होगा। ये कोशिका के अंदर संगठन होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, ये देखिए 7 नंबर का मिलान यहाँ पे होगा। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण है। इस तरीके से मिला करिएगा दोस्तों। देखिए इसे जब आप लोग मिलान कर लीजिएगा तो इसके आगे हमसे कहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न में कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न दिया गया था, आइए इसका उत्तर देखते हैं। मैं यहीं पर आपको बताने वाला हूँ सभी का उत्तर, ताकि आपको दिक्कत ना हो सके जरा सा भी। देखिए इसका उत्तर इस तरीके से लिखे, बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट तरीके से बताऊंगा और ज्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए आप लोग 2 3 4 से 5 लाइन में तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में आए तो इतना तो लिख ही लीजिए, लिख सकते हो ना। चलिए यहाँ पे ना कि सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती है, इसीलिए इसे जीवन की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, शरीर जो है कोशिका का बना है, इसे हम लोग संरचनात्मक भी कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन था है कि संपरासरी, मेरे दोस्त पूछा गया कि संपरासरी विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर जो आपको लिखना है कि संपरासरी विलयन, यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम यानी विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो फिर थोड़ा सा और लिखना है। कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती, ऐसे विलयन को संपरासरी विलयन कहते हैं। इस स्थिति में जल के अणु ना तो कोशिका के भीतर जाते हैं, ना ही कोशिका के बाहर आ पाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसके आगे पूछा कि एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं हम लोग। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में बाहरी पर्यावरण से अपना यहाँ दोस्तों लिखा हुआ जटिल भोजन एवं यौन पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, इसे एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और लिखना मेरे दोस्त, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। द्रव पदार्थ का अंतर्ग्रहण फिनो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस। ठीक है, आइए दोस्तों इसके आगे प्रश्न क्रमांक जो 4 आपका दिया है कि दो ऐसे अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। एक प्लास्टिड, दूसरा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया हमसे कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। आखिरकार कोशिका के जो अंदर है प्रोटीन का संश्लेषण दोस्तों राइबोसोम में होता है। कहाँ पर? राइबोसोम में। ठीक है,
और लाइसोसोम को हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये आपको भी पता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा कि रसधानी का क्या कार्य होता है? रसधानी का तो अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिकाओं में जल संबंधों को बनाए रखती है तथा यह अपशिष्ट पदार्थ आदि सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। क्या करती है? संचय। ठीक है। चलिए आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसका ये अब देखिए हमें पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो दिया है इसका 2 कार्य लिखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पहला, जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एटोट्रोपिक एटोट्रोपिक के रूप में निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है और प्रोटीन का संश्लेषण यहीं से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। लवक के 2 कार्य, तो लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायता होता है और दूसरा पॉइंट, लवक पुष्पों को क्या करता है? आकर्षण आकर्षण बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका में तीन तीन अंतर आपको लिखना है। तीन तीन अंतर तो यहाँ पे देखिए दिया है। ये है प्रोकैरियोट, यूकेरियोटिक। तो इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। केंद्रीय पादप बिखरा हुआ होता है। नाभिकीय झिल्ली जो होता है, नाभिकीय केंद्रक झिल्ली, वो इसमें नहीं होता है। और केंद्रीय पदार्थ नाभिक दोनों होता है इसमें। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित, और इसमें क्या है? झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें दोस्तों उपस्थित होता है। ठीक है। चलिए आइए इसके आगे हमसे पूछा है कि लाइसोसोम को आत्म आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? देखिए इसके बारे में लिखना है कि कोशिकाएं उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचन कार एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्म घाती थैली भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आगे का जो प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों कहते हैं? देखिए दोस्तों इसके बारे में लिखना है आपको। इसके बारे में मेरे दोस्त कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी एटियोमेसिक ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर भी दिया है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर हम लोग कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा गया हमसे कि प्लाज्मा झिल्ली की चयनात्मक वर्णात्मक पारंगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? आखिरकार इन्हें, तो मेरे दोस्त प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जो कोशिका के चारों ओर बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। यह झिल्ली यह झिल्ली लाभदायक तथा उपयोगी लाभदायक तथा उपयोगी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है, जिससे कि कार्बन डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण क्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थ कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं आ पाते। इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णनात्मक पारंगम्य झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार यह झिल्ली बाहरी
बाहरी आद्यताओं से भी रक्षा करती है। ओके दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आपको उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पे हमसे कहा है कि 4 अंक वाले उत्तर है कि पादप कोशिका यानी जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र का है बनाने के लिए आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। तो देखिए दोस्तों आपको बुक में दिखाया था ना, आपके में बुक में पहले ही दिखाया था, ये देखिए जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका, ये जो बड़ा वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये क्या है? आपका रिक्तिका दिया जिसमें कि पानी पाया जाता है, लगभग ये 90% नहीं होता है, ठीक है? इस तरीके से आपको चित्र बना लेना है, ठीक है? आपके बुक में भी दिया है, वहाँ से आपको काफ़ी आसानी होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक ही कार्य लिखिए। कि अंत्यद्रव्य जालिका का क्या काम है? तो यह कोशिका में प्रोटीन तथा वसा के निर्माण में सहायता करता है। और बिल्कुल दोस्तों नई बुक जो आपका दिया था, निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल है ना, नई किताब 2024 और 25 उसी का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। दूसरा दिया है गोल्जी उपकरण या कोशिका में बने पदार्थों के स्त्रावण का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट आपका दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। यह सभी क्रियाओं के लिए यानी कि एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी के रूप में क्या दोस्तों? तो ऊर्जा। चौथा पॉइंट लाइसोसोम, यह कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। इसे कोशिका का आत्महत्या का थैला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या का थैला भी, ठीक है? ये 5वां पॉइंट जो दिया हमारा, ये रसधानियाँ है। यह पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करती है तथा उपयोगी पदार्थों का संचय करती है। उपयोगी पदार्थों का क्या करती है? संचय करती है। ओके प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिए कोशिका विभाजन क्या है? तो लिखना है यह कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन जीवों की वृद्धि, विकास तथा मृत कोशिकाओं के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इतना नोट करिए पहले, इतना जब आपका हो जाएगा फिर यहाँ बताया गया है कोशिका विभाजन के प्रकार 2 प्रकार का होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन के अंतर्गत आपको लिखना है। अगर देखिए दोस्तों मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी बुक में ज़्यादा जगह नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहे तो इतना लिख कर के भी छोड़ सकते हो, ठीक है? अगर बुक में नहीं अच्छा है तो क्या कर सकते हो, इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, ठीक है? अगर आपको विस्तार से लिखना है तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में ये लिखना है। उसके बाद अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में मेरे दोस्त आपको ये पूरा नोट कर लेना है, ठीक है? अब देखिए कोशिका विभाजन का चित्र सहित आपको कहा है समझाने के लिए। चित्र सहित। तो कोशिका विभाजन का चित्र देखिए इस तरीके से देखिए। आप लोग चाहे तो इसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है? मैं तो दिखा दिया हूँ आपको। हालाँकि ये चित्र भी शायद आपकी बुक में दिया होगा। और पादप कोशिका में जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। देखिए, ये रहा पादप कोशि पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतु में। इसी प्रकार 5-5 अंतर आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया गया है। मतलब ये जो तालिका दिया है ना, इसमें आपको दिया गया है। ओके? तो इसी के साथ हम लोगों ने इस अध्याय को पूरा कर लिया। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।